it is such a shameful story, and I'm angry. Absolutely, I don't have words. I'm in a state of shock. 26 अगस्त 2010 का दिन था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के टूर पर अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रही थी। इंग्लैंड को सीरीज़ में 2-1 की बढ़तरी हासिल थी और पाकिस्तान के ज़िम्मे अब ये टास्क था कि सीरीज़ को लेवल किया जाए और ये मैच होने जा रहा था लॉर्ड्स में, द मोस्ट आइकॉनिक वेन्यू इन क्रिकेट। ये मैच याद रखा जा सकता था स्टुअर्ट ब्रॉड की मैच विनिंग 100 पर या ग्रेम स्वॉन की 5 विकेट हॉल पर, लेकिन ये मैच क्रिकेट की तारीख का सबसे बुरा और भयानक दिन साबित हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और इनिंग्स के तीसरे ओवर में कप्तान सलमान बट ने 18 साला मोहम्मद आमिर के हाथ में गेंद पकड़ाई और फिर कुछ यूं हुआ कि देखकर उधर मौजूद कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए। No ball is the call, but that was a short ball. How far was that? Wow. उसी दिन न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने स्टोरी पब्लिश की जहां कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और नौजवान मोहम्मद आमिर पर स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। उसी साल जुलाई में शाहिद अफरीदी को कप्तानी के ओहदे से हटाकर सलमान बट को लाया गया और उसके पास मौजूद 2 ऐसे वेपन्स थे जिसकी मदद से वो कोई भी टूर्नामेंट जीत सकता था, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ। आमिर ने इतनी कम उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बना लिया था। यही नहीं बल्कि इसी टूर में इसको मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला था। दूसरी तरफ मोहम्मद आसिफ, जिसके बारे में लोग कहते थे कि पीता आसिफ था, झूमती बॉल थी। तो आखिर क्या वजह बनी कि इन 2 फास्ट बॉलर्स जिनका इतना पोटेंशियल था, देखते ही देखते इनका करियर चिकनाचूर हो गया। पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्पॉट फिक्सिंग आखिर काम कैसे करती है। एक आम बैटिंग में यूं होता है कि सपोज इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और मेरे पास $100 बैटिंग पर लगाने को हैं। मैं सपोज ये पैसे बाबर आजम की 50 पर लगा देता हूँ। इसके होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बाबर एक टॉप बैट्समैन है, तो मुझे उसका एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है अराउंड $200 तक। लेकिन यही पैसे अगर मैं शाहीन अफरीदी की 50 पर लगाऊं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर शाहीन अपनी 50 कर लेता है तो मुझे उस $100 के बदले $1000 मिल सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जितनी कम प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा रिटर्न। स्पॉट फिक्सिंग में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये जितने भी इन गेम मोमेंट्स हैं जैसे 50 विकेट्स या कैश ड्रॉप, ये पहले से ही प्री डिटरमिन्ड होते हैं। इस स्पॉट फिक्सिंग केस में रिटर्न अवार्ड करीब £1.5 लाख बना था। जी हाँ, 150,000 ब्रिटिश पाउंड्स, क्योंकि जिन मोमेंट्स और जिन इवेंट्स पर पैसे लगाए गए थे उसकी प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर थी। सलमान बट ने मोहम्मद आमिर को ऑर्डर दिया कि वो अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर नो बॉल करवाएगा और मोहम्मद आसिफ मैच के 10वें ओवर की लास्ट बॉल पर नो बॉल करवाएगा। अब ये 2 इवेंट्स एग्जैक्ट उस बॉल पर प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। You know what? The new balls are the easiest, yeah, and they're the most clearest. Then there's no risk, there's no signal, and they definitely happen. There's no signal, nothing. These 3 are definitely happening. यहाँ सामने आता है इस केस का मास्टरमाइंड मजहर मजीद, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी बुकमेकर था। मजहर के पाकिस्तान टीम के कई खिलाड़ियों के साथ अच्छे तल्लुकात थे और उनमें से एक सलमान बट था। सलमान बट ने ही आमिर को मजहर मजीद से इंट्रोड्यूस करवाया था और इनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई, नंबर्स एक्सचेंज हुए एंड ऑल दैट स्टफ। अब उस मैच से एक दिन पहले मजहर ने आमिर को कॉल की और कहा कि वो होटल की पार्किंग में उसका वेट कर रहा है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। उस गुफ्तगू में मजहर आमिर से कहता है कि आमिर की तरफ से अली नाम के एक बिजनेसमैन को मैसेज गए हैं और अब वो बहुत बुरी मुसीबत में है। ये कहने की देर होती है और सलमान बट गाड़ी की पिछली सीट पर आके बैठते हैं। मजहर कहता है कि आमिर इस मुसीबत से सिर्फ एक तरह निकल सकता है कि वो कल के मैच में 2 नो बॉल्स करवाएगा। आमिर उसके बाद कई दफ़ा सलमान से कहता है कि ये काम उससे नहीं होगा, लेकिन सलमान कहता है कि अभी भी उसके पास टाइम है कि वो ग्राउंड में जाकर नो बॉल की प्रैक्टिस कर ले। अब उस मैच के दौरान आमिर ने जो नो बॉल्स करवाई उसमें उसका पैर इतना ज़्यादा आगे था कि किसी भी क्रिकेट व्यूअर के लिए वो अनयूजुअल था। यहाँ तक कि थर्ड एम्पायर स्टीव डेविस ने कहा कि शुरू में तो उसे लगा कि आमिर ने बैट्समैन को डराने के लिए ओवरस्टेप किया है। मोहम्मद आसिफ की नो बॉल पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया था क्योंकि उसने सिर्फ मार्जिनली ओवरस्टेप किया था और वो अपने करियर में इस मामले में स्ट्रगल करता आया है। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि आमिर ने अपने करियर में इससे पहले कभी नो बॉल नहीं करवाई थी। Mohammed Amir hadn't bowled a no ball his entire test career before this game.
शाम को मजहर मजीद कैश से भरा एनवलप लेकर मोहम्मद आमिर के होटल रूम में आता है और बहुत खुशी खुशी उसे 1500 पाउंड्स का कट देता है। मोहम्मद आमिर के मुताबिक उसने वो रकम कबूल नहीं की क्योंकि उसको पता था कि जो काम उसने किया है वो गलत है, और वैसे भी इससे ज़्यादा अमाउंट तो उसको मैन ऑफ द सीरीज बनने पर मिल गई थी। ये खबर पब्लिक तक पहुंचते ही क्रिकेट के मैदान में एक बेचैनी का बादल छा जाता है। जिस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, उस दिन पूरी दुनिया के सामने उसकी रेपुटेशन पानी में फिर गई थी। पुलिस अपनी टीम लेकर मोहम्मद आमिर के रूम की तलाशी लेती है, जहां से वो पैसे बरामद होते हैं जो उसे मजहर ने दिए थे, और साथ ही मजहर की इस साजिश की रिकॉर्डिंग भी लीक हो जाती है। कोर्ट के लिए ये एविडेंस थोड़ा वीक था क्योंकि मजहर को फंसाने वाला शख्स न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का ही एक अंडरकवर रिपोर्टर था। उस वीडियो में मजहर एक एक इवेंट को प्रेडिक्ट करता है और मैच में बिल्कुल वही सीक्वेंस में होता है। The first ball on the third over. माना जाता है कि मजहर की इस प्रेडिक्शन के होने के चांसेस 1 in 1 million है, और मजहर को सलमान बट की हेल्प तो चाहिए ही थी क्योंकि एक कैप्टन ही डिसाइड करता है कि मैच में कौन सा बॉलिंग कॉम्बिनेशन चलेगा। कोच वकार यूनस भी ड्रेसिंग रूम में आमिर से पूछते हैं कि आखिर तुमने क्या किया है। तो इससे पहले कि वो जवाब देते, सलमान बट ने उसका जवाब दिया और कहा कि मैंने उसको बोला था। 16 सितंबर 2010 को मोहम्मद आमिर कोर्ट के सामने अपने जुर्म का इतराफ़ करता है और सब कुछ सच सच बता देता है। बाकी एविडेंस भी कोर्ट के लिए काफ़ी होता है मजहर, आसिफ और सलमान को सज़ा देने के लिए। आमिर को 6 माह जेल और 5 साल क्रिकेटिंग बैन की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद उसकी टीम में वापसी भी हुई। कुछ सीनियर प्लेयर्स ने इसकी वापसी के डिसीजन को लेकर नाराज़गी का इजहार किया, जिस पर मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली ने आमिर के साथ ट्रेन करने से इनकार कर दिया। मामला फिर कुछ बेहतर हुए और 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में आमिर ने वो परफॉर्मेंस दिखाई जिसे देखने के लिए शायकीन इतने सालों से बेचैन थे। मोहम्मद आसिफ को भी 5 साल का क्रिकेटिंग बैन लगा और साथ 1 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसे 6 माह बाद ही रिहा कर दिया गया था। और सलमान बट, जो इस मैदान का सबसे बड़ा विलन था, कोर्ट से 30 माह की सज़ा सुन रहा था और पीसीबी के हाथों 10 साल का बैन, और आखिर में इस केस के मास्टरमाइंड मजहर मजीद को 32 महीने की सज़ा सुनाई गई। इस स्कैंडल ने ना सिर्फ पाकिस्तान टीम का दुनिया भर में नाम खराब किया, बल्कि हमसे वो 3 प्लेयर्स भी छीन लिए जो इस टीम को नंबर 1 बना सकती थी। उसके बाद से पीसीबी को बहुत मेहनत दरकार थी अपना नाम साफ करने के लिए, और आईसीसी ने भी इलीगल बैटिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाना शुरू कर दिए। इस केस से हमें एक लेसन ज़रूर मिलता है जो मैं चाहूँगा कि आप मोहम्मद आमिर के अपने अल्फाज में सुने। अल्लाह हाफिज़। आई थिंक सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो गलत काम किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी गलत काम है उसकी सज़ा मिलती है। Looking back now, what lessons have you learnt about it? आपको कोई भी छोटा सा भी, अगर आपका कोई दोस्त है तो छोटी सी कोई चीज़ गलत भी कहता है ना, तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैंने ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने ये सीखी है।